नाज़रीन, जंग जारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका की शिकस्त का इंतजार करें। ये राइटिंग ऑन द वॉल है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नाज़रीन, अब 10-11 दिन जंग के होने के बाद अब हमारे सामने ये बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो चुका है कि ईरान को हराया नहीं जा सकता है, बल्कि इजराइल और अमेरिका फंस चुके हैं अपनी बदमाशी और अपने तकब्बुर और अपनी अना और हठधर्मी और जिद की वजह से। और ये मुसलसल पिछले 20 महीनों से कंटिन्यूअसली सिविलियंस को जब वो शहीद करते चले आ रहे हैं। तो अब इन्होंने देखे ना, असल जो बुनियादी बात क्या हुई है नाज़रीन, बुनियादी बात ये हुई है कि ये एक शिकस्त को छुपाने के लिए इन्होंने मजीद एस्केलेशन की है, यानी एक शिकस्त के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो ये उधर गजा के अंदर फेल हुए हैं, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ फेल हुए, ये यमन के खिलाफ फेल हुए। तो उन नाकामियों को छुपाने के लिए ये एस्केलेशन आफ्टर जब एस्केलेशन करते रहे हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो जंग इन्होंने मुसल्लत की है ईरान पर, वो इनकी गलती है और ये बिल्कुल उसमें से जीत नहीं सकते हैं। जो नज़ीर डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते थे इजराइल और अमेरिका की शिकस्त के हवाले से, वो सारे इस वक्त खुलकर हमारे सामने आ चुके हैं। यानी इन 8-10 दिनों के अंदर दुनिया ने देखना था कि ये चीजें होंगी तो कौन जीतेगा, वो अब खुलकर हमारे सामने आ चुकी हैं। इसलिए दुनिया खुलकर ये बात कर रही है कि अब जंग लंबी चले, महदूद हो जाए, सीज फायर हो जाए, जो भी मामला हो जाए, ये इसमें से जीतने वाले नहीं है। मैं कुछ फैक्टर्स आपके सामने रख देता हूं। इजराइल और अमेरिका को कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं हो सकी है, यूरोप तक में उनको लेजिटिमेसी हासिल नहीं हुई। कल जो बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके रिग्रेट का जो है वो इजहार किया है। आलमी सतह के ऊपर कोई लेजिटिमेसी अमेरिका को और इजराइल को हासिल नहीं हो सकी है। और ईरान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को दुनिया ने देखना था कि क्या वो सस्टेन कर सकती हैं। यानी ईरान ने हमला तो करके दिखा दिया, लेकिन क्या वो मुसलसल हमले कर सकता है, यानी वो सस्टेन कर सकता है। तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो सस्टेन कर रहा है और कर सकता है। तो ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था कि अगर ईरान के मिसाइल बरसना जारी रहे तो इजराइल फिर बचने वाला नहीं है, वो इसमें से जीत नहीं सकता है। क्योंकि उनका जो सारा गैम्बल था वो इसी बात के ऊपर था कि ईरान आगे से कोई बड़ा काबिल कदर स्ट्रेटेजिक सतह का कोई हमला जो है वो नहीं कर सकेगा। और फिर जो इंटरनेशनल सपोर्ट है नाज़रीन, वो हम ईरान के लिए देख रहे हैं आलमी सतह के ऊपर, इलाकाई सतह के ऊपर। वो इस वक्त आप देखिए कि दुनिया के कोई 6 बड़े आजम तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी एक बड़े आजम में जो है वो आधा, और ये सारा मामला है। 6 बड़े आजम तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल और इलाकाई जो सपोर्ट है वो ईरान के साथ है। और फिर नाज़रीन, इस जंग में डिसाइडिंग फैक्टर एक ये होना था कि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े होंगे, लेकिन किस हद तक खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होना था। वो आज हमें पता चल गया है कि वो बहुत अगली सतह के ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं। और इजराइल का एयर डिफेंस वो कितना काम करेगा, वो हमारे सामने आ गया कि वो कोलैप्स कर रहा है, तेजी के साथ डैमेज हो रहा है। और इजराइल की सोसाइटी के अंदर जो पैनिक है, जो डिवीजन है, वो बड़ी है। आज हम आपके सामने एक हिस्टोरिक रिपोर्ट रखने जा रहे हैं और बिल्कुल ये कॉलोनी खत्म हो रही है नाज़रीन। तारीख में पहली बार तल अवीव जो है वो खाली हो रहा है। ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि तल अवीव खाली हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि सड़कें वीरान हैं और गलियां जो है वो सुनसान है और घोस्ट टाउन उन्होंने तल अवीव को जो है वो डिक्लेयर कर दिया, जैसे यहां पर कोई रहने वाला है ही नहीं। ये तल अवीव में पहली बार हो रहा है। और खासकर जो आखिरी ये लास्ट जो 48 घंटे हैं, ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग साबित हुए हैं, क्योंकि इसमें वो इजरायली सेटलर जो इंतजार कर रहे थे कि क्या इजराइल का एयर डिफेंस उनको प्रोटेक्शन दे सकता है, क्या इजरायली एयरफोर्स उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, जो बार बार ये दावा कर रही है कि उन्होंने ईरान को ये डिस्ट्रॉय कर दिया, ईरान को वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पिछले 48 घंटे उन सेटलर्स के हवाले से बड़े डिसाइडिंग साबित हुए हैं, जिन्होंने अब ये फैसला किया है। उनको समझ आ गई है कि ये यहां पर मामला चलने वाला नहीं है, यहां पर प्रोटेक्शन जो वो फारिग हो गई है। तो इसलिए मैस इवैक्यूएशन वहां से हो रही है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं, और मतलब वेस्टर्न भी और यूरोप इस वक्त हैरान है कि इजराइल में हो क्या रहा है। नाज़रीन, उन्होंने आरजी फ्लाइट्स खोलने की बात की, तो एक सिर्फ एयरलाइन की एक फ्लाइट के ऊपर जिसमें चंद सौ सीटें होती हैं, उस पर 25,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 25,000 एप्लीकेशंस आई हैं। यानी सीटें चंद सौ हैं और एप्लीकेशन 1000। आप मुझे बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है, किस दुनिया के कोने में इस तरह होता है? ये इजराइल के अंदर इस वक्त हो रहा है। तो सोसाइटी जब उनकी पूरी तरह से पैनिक कर गई है, दिस इज द एंड ऑफ दिस कॉलोनी, और ये सारा प्रोजेक्ट जब वो खत्म हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ईरान किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने ये अनाउंस किया कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज खोलने जा रहा है। तो ईरान की जानिब से उनकी जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। अच्छा, कल इजराइल ने ये अनाउंस किया कि वो जो फ्लाइट्स हैं वो खोलने जा रहा है। टेम्परेरी सिविल एविएशन जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, यानी फ्लाइट्स टेम्परेरी हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो ईरान की जानिब से आज बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बना, वो भी जबरदस्त हो गया। यानी जिसके ऊपर चंद सौ के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आई थी, वो भी नहीं हो रहा। वो बेन गोरियन एयरपोर्ट को ईरान ने आज दोबारा जब निशाना बना दिया, तो वो जो फ्लाइट्स खोलने वाले थे वो भी मामला गया। और असल में इसमें दिलचस्प बात क्या है, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये इजराइल जंग के दौरान में ये क्यों पहले उसने अनाउंस किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, फिर उसने ये अनाउंस क्यों किया कि हम एविएशन शुरू करने जा रहे हैं, मिसाइल तो बरस रहे हैं। असल में
वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम जो वहां पर ईरान पर जाकर अटैक्स कर रहे हैं, जो बमबारी कर रहे हैं, उससे ईरान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है वो तबाह हो रही हैं। तो वो इसीलिए कभी अनाउंस करते हैं कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज खोल रहे हैं, कभी कहते हैं हम सिविल एविएशन खोल रहे हैं। तो ईरान हर बार जो है वो उनको सरप्राइज कर देता है। तो कल इन्होंने ये बात की कि हमने इनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं और खैबर शिकन है वो सारा हमने तबाह किया है। अच्छा, आज क्या हुआ है, अभी जो ईरान ने अटैक किया उसमें खैबर शिकन मिसाइल उन्होंने सवाल किया। यानी ये जिसको तबाह करने का दावा करते हैं वो वही सवाल, इसके अलावा खैबर शिकन है, इसके अलावा इमाद मिसाइल है, इसके अलावा फतह मिसाइल है जो ईरान ने भी दाग दी है। तो ये वो सरप्राइज उनके लिए हो रहा है। वो दावा करते हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज तबाह कर दी हैं, वो फिर आ जाते हैं और वहीं पर हिट करते हैं जिसको वो ओपन करने की बात करते हैं। चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो तो वो स्टॉक मार्केट और एविएशन हो तो बेन गुरियन उन्होंने हिट कर दिया है। और अभी जो उन्होंने नाज़रीन अटैक किया विद इन फ्यू आवर्स उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया, जो बहुत ही सरप्राइजिंग है उनकी कैपेबिलिटीज के हवाले से कि उन्होंने वक्फा जो है वो सिर्फ 1 घंटे का वक्फा हुआ है, उन्होंने ताजा तरीन नए हमले जो है वो किए हैं। तो मैं आपके सामने जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि दिस इज द एंड, तो वो सबूत भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए प्यूटन की जानिब से स्टेटमेंट आई है, नजरें रशिया के ऊपर लगी हुई हैं और वहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे, तो प्यूटन की जो स्टेटमेंट आई है जरा देखिए। अनप्रोवोक्ड एग्रेशन अगेंस्ट ईरान हैज नो बेसिस और जस्टिफिकेशन। बिल्कुल मामला खत्म हो गया, एग्रेशन अनप्रोवोक्ड था और इसकी कोई बेस नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हमारे सामने कोई बात ना रखी जाए कि नहीं नहीं ऐसे वो न्यूक्लियर है फलाना है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो सोवियत यूनियन है उसका बड़ा किरदार रहा है मिडिल ईस्ट की जंगों के हवाले से। जब अरब इजराइल जंगें चलती रही और मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ होता रहा, सोवियत यूनियन का हमेशा किरदार रहा है। और माजी में बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जब यानी इजराइल फातेह हो रहा होता था और वो मजीद आगे बढ़ रहा होता था तो सोवियत यूनियन आ जाता कि इजराइल फिल फॉर यहां पर रुके, वगरना हम आ रहे हैं, तो जंगबंदी भी हो जाती थी, मामला भी हल हो जाता था, ठीक है ना। तो इसीलिए 80 से नेतन्याहू के बयान ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जिसमें वो सोवियत यूनियन को तोड़ने की बात कर रहा है। अब भाई इजराइल का क्या ताल्लुक है सोवियत यूनियन से? हालांकि यहां पर तो उनके डुअल नेशनल्स रहते हैं, सबसे ज्यादा उनके डुअल नेशनल्स रहते हैं, तो ये सारी ग्रेट गेम। तो सोवियत यूनियन को तोड़ने की बात ये कर रहा था 80 से नेतन्याहू, और फिर हमने देखा जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ। और तो रशिया जब जब खड़ा होता है सबकी बोलती बंद होती है। मिसाल के तौर पर रशिया ये कह दे कि हम यहां पर जंगी तारे भेज रहे हैं, हम यहां पर न्यूक्लियर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मुझे बताइए किसकी जरूरत है? यानी इसमें डिसाइडिंग फैक्टर रशिया भी है या चाइना भी है। देखिए ये जो 90s है ना, यानी 90 के अंदर वो कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन, और वहां से लेकर 2022 तक ये समझ लें कि अमेरिका का एक ऐसा पीरियड था जिसमें अमेरिकन एम्पायर अनक्वेश्चनेबल था। भाई इराक पर हमला हो गया तो दूसरी तरफ से कोई नहीं आकर कह सकता कि हम इसमें आ रहे हैं पीछे हट जाए, तो ये अनक्वेश्चनेबल पीरियड था। उससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो अमेरिका के लिए अनक्वेश्चनेबल पीरियड हो। अगर वो वियतनाम में गया तो सोवियत यूनियन वहां पर है, और फिर इनके साथ वियतनाम में क्या हुआ, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर रशिया ये कह देता है, और जो कल से बात उनकी जानिब से आ रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए किसकी जरूरत है? तो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर यह है कि रिटर्न ऑफ द रशिया एंड राइज ऑफ द चाइना, एक मुतबादिल पावर का इस दुनिया के अंदर जहूर हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। और वो की रीजनल उनका एलाय है, यानी ईरान इन दोनों ताकतों का की रीजनल एलाय है, जिसको वो किस तौर पर अबंडन नहीं कर सकते। रशिया के लिए एक लिटिल प्रॉब्लम यहां पर जरूर है। यानी अगर रशिया ये कहता है कि हम यहां पर ये दे रहे हैं, जंगी तारे भेज रहे हैं या न्यूक्लियर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो फिर यूरोप कहेगा कि फिर इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम यूक्रेन को ये दे रहे हैं, तो रशिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। लेकिन फिर रॉकेट मैन किस चीज का हल है? फिर रॉकेट मैन भी तो है ना, तो रॉकेट मैन दे देगा। अब रशिया कहेगा भाई हम तो नहीं दे रहे, तो नॉर्थ कोरिया दे देगा, इसमें क्या मसला है? तो मसला सिर्फ ये है खड़ा होना है, तो वो खड़ा हो गया रशिया, बस खुलकर बात हो गई है। तो इसलिए इनकी जो शिकस्त है वो राइटिंग ऑन द वॉल है। जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट, कोलंबिया जबरदस्त मुल्क है और जबरदस्त सपोर्टर है इस वक्त फलस्तीन का, और कोलंबिया बहुत पुराना इत्तेहादी है अमेरिका का। कोलंबिया वाज द ओनली कंट्री जो अमेरिका के साथ वियतनाम में गया था, कोई भी मुल्क नहीं गया था, कोलंबिया गया था। तो ये कोलंबिया है। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, आज उनकी जो स्टेटमेंट आई है ये बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट है, और यही कंसेंसस है जो दुनिया में हो रहा है, और ये हमने किसी माजी की जंगों में, वॉर एंड टेरर में नहीं देखा है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ये बात की है, अभी वो चाइना से भी होकर आए। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि नेतन्याहू दुनिया के लिए खतरा है, मामूली चीज नहीं है, मतलब अमेरिका का इत्तेहादी है कोलंबिया। अब जरा तो उन्होंने कहा नेतन्याहू दुनिया के लिए खतरा है, मसला सिर्फ गजा का नहीं है, मसला सिर्फ ईरान का नहीं है, पूरी दुनिया को मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा, वगरना एक वर्ल्ड वॉर छिड़ने जा रही है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं इट ऑल स्टार्टेड विद द बॉम्बिंग ऑफ पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन एंड द जेनोसाइड ऑफ द पीपल ऑफ गाजा। शुरुआत कहां से होती है कि फलस्तीनी बच्चों के ऊपर बमबारी और गाजा में जेनोसाइड, एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर। देखिए मेरे जैसा कोई बंदा बात करे तो आप उसको झट से रिजेक्ट कर दें कि आप क्या बात कर रहे हैं।
कोलंबिया के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, दुनिया में यही कंसेंसस इस वक्त डेवलप हो रहा है कि नेतन्याहू, और देखना ट्रंप जो है वो कह रहा है कि मैंने न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला करके बीबी नेतन्याहू तुम्हें ये तोहफा दिया है। यानी वो जो वॉर क्रिमिनल है, जो जेनोसाइड अभी भी गजा में कर रहा है, उसको वो कह रहा है मैंने तुम्हें तोहफा दिया। आप जरा अंदाजा करें, बिल्कुल इनका मॉरल कोलैप्स हो गया है, इनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है, बिल्कुल दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। तो वर्ल्ड वॉर कोलंबिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं और नेतन्याहू को जो फिलफौर रोका जाए। द सॉल्यूशन स्टार्ट्स विद नेतन्याहू। इस सारे मसले का हल, इस सारे फसाद की जड़ नेतन्याहू है, वहां से ये मामला शुरू होगा। हु शुड स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन। फलस्तीन के ऊपर बमबारी रुकनी चाहिए। डिक्लेयर अ सीज फायर एंड स्टॉप इंडेंजरिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। वॉर ऑन टेरर में ऐसी कोई कंसेंसस नहीं था, ऐसे दुनिया के कोई बयानात नहीं थे, ऐसे वो सारे फैक्टर्स नहीं थे जो मैंने आपके ईरान के हवाले से आपके सामने रखे। तो वो कह रहे हैं ये सारी ह्यूमैनिटी का मसला है, ये सिर्फ फलस्तीनियों का, ईरानियंस का मसला नहीं है। और ये पैगाम उन रीजनल कंट्रीज को भी है। अगर कोई खामोश बैठना चाहता है तो कोलंबिया, वो लातीनी अमेरिका का मुल्क, कह रहा है ये सारी ह्यूमैनिटी का मसला है। तो जो ईरान के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं वो कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं? ये मैसेज उनके लिए भी है, लेकिन गैर मामूली है। अच्छा, अब जरा ईरान का रिस्पॉन्स देखिए अमेरिका को। द क्लॉक नो लॉन्गर टिक्स इन योर फेवर। अब वक्त तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता है, अब ये दुनिया तुम्हारे मुताबिक नहीं चलती है। ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है, वक्त बदल चुका है। तो मैंने आपको बताया कि वो 90 से लेकर ये रिटर्न ऑफ द रशिया एंड राइज ऑफ द चाइना, ये अनक्वेश्चनेबल पीरियड है अमेरिकन एम्पायर का, जिसमें उनको पूरी दुनिया के ऊपर गलबा हासिल हो गया है। इस वक्त देखें क्या उनकी सैंक्शंस काम कर रही हैं, क्या उनकी मिलिट्री कहीं पर जीत पा रही है, क्या पूरी दुनिया में जो वो बात करते हैं वो इंपोज हो रही है, क्या वो तिजारती जंग जीत सके हैं? ठीक है, यानी आप एक एक चीज को ले लें तो मुकम्मल उनका गलबा नहीं है, दुनिया तब्दील हो चुकी है। तो ये ईरान का जवाब है अमेरिका को कि अब वक्त तुम्हारी फेवर में नहीं चलता है। और फिर ये खबर आ रही है कि जो फर्दो न्यूक्लियर प्लांट है उसको ईरान ने हमले से पहले ही मिट्टी के साथ भर दिया था, ये कोई नुकसान वहां पर नहीं कर सके। ईरान फेल्ड इन न्यूक्लियर साइट टनल्स अहेड ऑफ यूएस एयर स्ट्राइक्स। और जो मैंने आपको बताया कि ईरान को मसला नहीं है, मसला अमेरिका को है कि हमला ईरान ने करना है और टेंशन अमेरिका को पड़ी हुई है, कब हमला होगा, किस वक्त होगा। और अब जरा इसका सबूत देखिए। यूएस इश्यूज ग्लोबल ट्रैवल वार्निंग्स फॉर सिटीजंस आफ्टर एग्रेशन ऑन ईरान। मुझे बताइए, ये ट्रंप है और ये इस वक्त अमेरिकन के लिए कर रहा है। पूरी दुनिया में उन्होंने वार्निंग्स, ट्रैवल वार्निंग मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया में अमेरिका ने जारी कर दी है। ये जनाब अमेरिका, ट्रंप साहब जो है अपने अमेरिकन को दे रहा है, यानी वो पूरी दुनिया में अपने अमेरिकन को उसने एक टेंशन में डाल दिया है। तो ये इस सूरत हाल है। नॉर्थ कोरिया कंडेम्स यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान एज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी। सख्त तरीन रद्दमल जब वहां से सामने आया है तो ये दुनिया में इकदाम हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने तल अवीव से जो स्पेशल रिपोर्ट आ रही है वो आपके सामने रखता हूं, और ताजा तरीन जो हमले हो रहे हैं और खासकर पिछले 48 घंटे। नाज़रीन, ये कॉलोनी कोलैप्स कर रही है, द गेम इज ओवर। ठीक है, असल बात ये थी कि वो आकर काबिज हुए थे, जैसे ये आए थे पिछली सदी में, इस सदी में उसी तरह से ये यहां से भाग रहे हैं। नेवर एवर तल अवीव कभी खाली हुआ है। इसराइल है ही तल अवीव और हाइफा, वो तेजी के साथ इस वक्त खाली हो रहे हैं। उन्होंने तल अवीव को घोस्ट टाउन कह दिया। घोस्ट टाउन उसको कहते हैं कि मतलब बिल्कुल खंडरात हैं और कोई बंदा वहां पर नजर नहीं आ रहा, खाली सड़कें हैं और सुनसान और वीरान सारी जगह हैं, घोस्ट टाउन है और खंडरात हैं। तल अवीव इस वक्त घोस्ट टाउन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो ये इनका जितना नुकसान हो रहा है ये बहुत कम उसे बता रहे हैं। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूं। तल अवीव स्ट्रीट्स घोस्टली, सेटलर्स फ्ली अंडर ईरानियन मिसाइल फायर। ईरानी मिसाइल बरस रहे हैं और मिसाइल बरस रहे हैं, साइलेंस बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और बस वो वहां से भाग रहे हैं, इवैक्यूएट हो रहे हैं। इजरायली मीडिया आर रिपोर्टिंग ऑन द आफ्टरमैथ। क्या नताज निकले हैं? ईरान स्ट्राइक्स ऑन इजराइल विद सिटीज टर्निंग घोस्टली। शहर के शहर उजड़ रहे हैं, शहर के शहर जो है वो घोस्ट टाउन बन रहे हैं। ये लाइन सुनिएगा, मैस एक्सोडस ऑफ सेटलर्स। एक्सोडस हो रहा है, यानी वहां से वो बड़ी तादाद के अंदर निकल रहे हैं। और एक्सोडस इनका रिलीजियस इवेंट भी है, वो सारा जो हुआ, लेकिन वो सारा तारीख का ऐसा है। तो एक्सोडस जो है वो जनाब यहां सेटलर्स का हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री। तो और मुझे बताइए कि क्या कॉलोनी ने कोलैप्स होना है? और पिछली सदी में जब ये आए हैं, ये आने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना होती तो ज़ायनिस्ट लीडर जो है वो बड़े गुस्से में थे और अपने इन लोगों के बारे में कहते थे ये कैसे, बड़ी उनको बुरा भला कहते थे कि हम यहां पर कॉलोनी बना रहे हैं और ये आ नहीं रहे। तो वो तो वर्ल्ड वॉर 2 ना होती तो ये आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर जब ये आए हैं, इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त पहले बरतानवी फौज ने किया है, फिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया गया है। तो सारी गेम ही प्रोटेक्शन की है जो खत्म हो रही है। अलार्म्ड बाय द सिचुएशन इन तल अवीव, द सिटी दैट नेवर रेस्ट। एक ऐसा शहर जो कभी रेस्ट नहीं करता, यानी दिन है रात है, वहां पर रोशनियां हैं, लोग हैं, कैफे खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बाजार खुले हुए हैं। द सिटी दैट नेवर रेस्ट, ये तल अवीव के बारे में कहा जाता है।
इट इंडिकेटेड दैट द सिटी वाज फोर्स्ड टू स्टैंड स्टिल बाय ईरान मिसाइल्स। एक तो ये हुआ कि पूरे का पूरा शहर इस वक्त आसमान की तरफ देख रहा है, अभी हमला हुआ, अभी हमला हुआ, ये उनकी हालत थी। नोन फॉर इट्स कांस्टेंट बसल एंड नॉइज, तल अवीव मशहूर है अपनी मतलब बसल के और नॉइज के हवाले से, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, मैंने बताया ना कि रोशनियां और बाजार खुले हुए हैं और शोर शराबा, ठीक है ना, मतलब बिजी बिजी सिटी। और आज वहां पर क्या है, इट सडनली अपीयर्ड डेजर्टेड, और अब ये बिल्कुल सहराब और मतलब बिल्कुल सुसान और वीरान। द चैनल रिवील्ड एक्सप्लेनिंग हाउ एवरीवन इज पैकिंग देयर बैग्स टू लीव, हर कोई अपना सामान पैक कर रहा है। क्या ईरान में ऐसा हो रहा है? ईरानियंस कह रहे होंगे हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, हम तुर्की जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, ठीक है। ईरानियंस तो यहीं हजारों सालों से यहां पर रह रहे हैं। तो इसके ऊपर फलस्तीनियों ने यह तबसरा भी किया है और उन्होंने कहा कि जब जंगल को आग लगती है तो हम देखते हैं कि परिंदे जो होते हैं वो छोड़ जाते हैं, लेकिन दरख्त वहीं पर जलते रहते हैं, उनकी जड़ें जो है वो वहीं की होती हैं, तो परिंदे छोड़ जाते हैं लेकिन दरख्त वहीं रहते हैं। तो फलस्तीनी वहीं हैं, जेनोसाइड के बावजूद वहीं हैं, और इनके ऊपर 2-4 दिन से मिसाइल बरसे हैं, तो ये यहां से भाग रहे हैं। एवरीवन इज पैकिंग देयर बैग्स। तो मैं बिला वजह आपसे नहीं कह रहा कि इनकी शिकस्त का बस इंतजार करें, ये ट्रंप और नेतन्याहू ने इजराइल को दिया है, ये दिया है, ये उनकी हिफाजत की है, ये मेक इजराइल ग्रेट अगेन किया है। द फोर्टिफाइड रूम्स विच हैव बिकम स्कार्स, मतलब वो जो फोर्टिफाइड रूम्स है वो भी बिल्कुल फारे हो चुके हैं। एंड द एम्प्टी शॉप्स, और खाली दुकानें। एडिंग दैट इवन व्हेन द म्युनिसिपैलिटी डिसाइडेड टू ओपन पार्किंग लॉट्स फॉर फ्री, म्युनिसिपैलिटी ने पार्किंग फ्री खोल दी, बट नो वन बेनिफिटेड, लेकिन उसका किसी ने फायदा नहीं उठाया। बिकॉज द सिटी इज सिंपली फ्रीइंग फ्रॉम इटसेल्फ, क्योंकि शहर तो सारा छोड़ रहे हैं, अब आप पार्किंग फ्री करके क्या हासिल हो जाएगा भाई? पैनिक है ना भाई, लोग गाड़ियों में फिर रहे हैं, मिसाल बच गए, उन्होंने गाड़ियां खड़ी की और शटर में भाग गए, तो पार्किंग शार्किंग उन्होंने सारी फ्री कर दी। वो कह रहे हैं क्या करना है फ्री पार्किंग का, शहर में कोई है ही नहीं, सारे तो लीव कर रहे हैं। इवन द ओल्डेस्ट सेटलर्स इन तल अवीव रिकॉल अ सिमिलर कैन नॉट रिकॉल अ सिमिलर सिचुएशन, सबसे जो बड़े हैं यानी सबसे ज्यादा जो एज वाले सेटलर्स हैं वो भी ये नहीं इमेजिन कर सकते कि उनके टाइम में माजी में 50 साल पहले ऐसा हुआ था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मोस्ट अपार्टमेंट्स इन ओल्ड बिल्डिंग्स लैक एनी शेल्टर, और जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनमें तो शेल्टर है ही नहीं, और नई में है लेकिन महफूज नहीं है। और वहां पर फिर ये एक फटा ये भी है कि अगर एक बिल्डिंग वाले हैं, सामने वाली बिल्डिंग वाले उनके शेल्टर में आ गए हैं, तो ये वाले कहेंगे कि हम तुम्हें नहीं आने देंगे, ये इजरायली सोसाइटी है। लैक एनी शेल्टर विद इन द बिल्डिंग आर फोर्टिफाइड रूम्स, और पुरानी बिल्डिंग्स में तो ये शेल्टर्स है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ सेटलर्स लेफ्ट तल अवीव, अक्सरियत छोड़कर जब वो जा रही है, जिसके पास वहां पर ऑप्शन है वो छोड़कर जा रहा है। द मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स हैव लेफ्ट द सिटी, दोज हु वर अनडिसाइडेड, कुछ वो थे जो बैठे हुए थे कि जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे छोड़कर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, स्टेइंग और लिविंग के यहां पर रहें या छोड़कर चले जाएं, वर फाइनली परसुएडेड टू लीव आफ्टर अ डायरेक्ट हिट ऑन वन ऑफ द सिटीज अप स्केल टावर। इस कशमकश के अंदर थे कि छोड़कर जाएं या ना जाएं, रहें या क्या करें। ईरानियन मिसाइल जो है सिटी का जो सबसे ऊंचा उनका टावर था वहां पर आकर टकराया, उसके बाद सबको पता चल गया, सबने फैसला कर लिया, जिनको फैसला नहीं हो पा रहा तो उनका फैसला भी हो गया कि अब यहां पर रहने वाला कोई साहब नहीं है, तो वो भी छोड़ गए। प्रिवेलेंट फीलिंग अमंग द सेटलर्स दैट द इरानियंस आर प्राइमरीली टारगेटिंग द तल अवीव, और ये भी इजरायलियों को पता चल गया कि ईरान का प्राइम टारगेट जो है तल अवीव है। दे नीड टू लीव द सिटी। तेहरान खाली नहीं हुआ, अमेरिकी सदर ने धमकी लगाई तेहरान खाली कर दो, खाली नहीं हुआ, और यहां तल अवीव खाली हो रहा है। तो रिजीम चेंज तेहरान में होनी थी लेकिन तल अवीव में होने लगी है। तेहरान इवैक्यूएट होना था लेकिन तल अवीव हो रहा है, बस इनकी मुकम्मल शिकस्त का इंतजार करें। रमत अवीव, ये तल अवीव का एक बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है, was devastated area as after an earthquake, ये जो सबसे पोश और सबसे अहम तरीन एरिया है वो इसको बयान कर रहे हैं कि इसकी हालत ऐसे हो चुकी है कि जैसे यहां पर जलजला आया हो। और एआई एयरलाइंस है, इसने 25,000 रिक्वेस्ट जो है फॉर फ्लाइट्स अब्रॉड फ्रॉम तल अवीव इन्होंने रिसीव की टू एस्केप ईरानियन मिसाइल्स। इस तरह से ये हालत हो रही है वहां पर। तो ये हमने स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखी है। अभी ये हमले जारी हैं और अब आप देखें खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए, इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए, फतह मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए। वो जिस चीज को कहते हैं कि हमने इसको नुकसान पहुंचाया वो वही मिसाइल था। ये बड़े ताकतवर मिसाइल है, खैबर शिकन, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल बड़े ताकतवर है, इमाद बड़े ताकतवर मिसाइल हैं। और खैबर तो फिर आपको जानते हैं कि वो क्यों अब इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया है। खैबर की पूरी तारीख आपको पता है। तो तल अवीव यकीन मानिए इस वक्त उजड़ रहा है, खंडर बन रहा है और इजरायली ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भाग रहे हैं। मुझे बताइए इसके पीछे और क्या बचा? जंग इन्होंने छेड़ी है, ईरान ने हमला नहीं किया है, इन्होंने जंग छेड़ी है और हालत यह है। और अभी कितने दिन हुए? तो अभी तो ईरान इतने मिसाइल और इतने ड्रोन्स लेकर बैठा हुआ है कि ये साल हर साल चलेंगे। तो फिर ये मुझे बताइए इजराइल की एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है?
अब अमेरिका बरह रास्त आकर हमला करेगा, मतलब न्यूक्लियर से हटकर हमला करेगा। अब देखिए मजीद हमले, ईरान लॉन्चेस मल्टी साल्वो अटैक ऑन इजराइल स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, हिट। Sirens have sounded non-stop for at least 40 minutes in the north, south and center, spanning large areas. 40 मिनट तो मुसलसल, एक सेकंड भी वो रुके बगैर सायरन बजते रहे। अब सोचिए इसराइल के अंदर हालत क्या होगी। पावर आउटरेज रिपोर्टेड, तल अवीव, हाइफा, आगे पीछे, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है जिसके जरिए जिसकी वजह से ये पावर आउटरेज, बिजली गायब है, हजारों इसराइली बिजली से महरूम हो गए हैं। गुलान हाइट्स पर अटैक हुआ है और नहारिया, अका, अब देखें ना ये सारा नॉर्थ का एरिया वो हिट कर रहे हैं। नहारिया पर पहली बार हमला हुआ है, अका का जो एरिया है वहां पर हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह की तैयारी है, ये जो नॉर्थ में अटैक कर रहे हैं ना, हिजबुल्लाह की तैयारी है। द इरानियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द यूज द खैबर शिकन, इमाद, गदर एंड फतह मिसाइल्स इन देयर अटैक्स ऑन द इजरायली एंटिटी टुडे। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। तेजी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ बड़ी रिपोर्ट्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।